जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो ये हमारा दोस्तों साइंस का जो टॉपिक है आज का दोस्तों अंतिम टॉपिक होगा, जिससे हमारा दोस्तों साइंस का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिर्फ हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। एएलपी में जितने भी सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे, जिसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल का हमने दो वीडियो बना चुका है। उसमें लगभग 40 क्वेश्चन लगभग लगभग है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों वही न्यूमेरिकल है जो पिछले साल में पूछे गए हैं। और और संभावना है कि यही न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में भी। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? वन एवं वन्य जीव संरक्षण और प्राकृतिक ऊर्जा और मिसलेनियस, यानी कि इसी में से दोस्तों सारा क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? वन एवं वन्य जीव संरक्षण से क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों साथ ही साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके बारे में भी जानेंगे, और इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किससे है? बायोस्फीयर रिजर्व से है। तो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी पंचमढ़ी बायो रिजर्व या बायो रिजर्व स्थित है? तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, नाम से पकड़ना है कि वो कौन सा जगह पे है। तो पचमढ़ी, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पचमढ़ी कहाँ पर है? पचमढ़ी दोस्तों एमपी का एक जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है। तो जैसे कि दोस्तों कई प्रकार ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायो रिजर्व होता है जो उसके जगह के नाम पर होता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से या सुंदरवन के नाम से जो भी हमारा होगा वो लगभग केस में क्या होगा? वो पश्चिम बंगाली आंसर होगा। लेकिन पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी हमारा कहाँ का है? एमपी का एक स्टेट, मतलब एमपी का एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। तो पंचमढ़ी हमारा कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल का क्या है? सुंदरवन हो जाएगा। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? यानी कि दोस्तों अगर हम वन की सुरक्षा की बात करें तो कैसे हम वन की सुरक्षा कर सकते हैं? वन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों अब ऑप्शन को देखते हैं। वृक्षों की नियमित एवं नियोजित कटाई। तो अगर दोस्तों हम नियमित मतलब क्या होता है? एक नियमित या नियोजित मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में अगर हम पेड़, यानी कि एक निश्चित अमाउंट में पेड़ को कटिंग करें, यानी कि जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, यानी कि नियोजित, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट में, यानी कि अंधाधुंध कटाई नहीं करनी, जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें कटाई करना है, यानी कि छंटाई के रूप में करते जाना है। तो ये वनों का संरक्षण का नियम हो सकता है। कटाई मतलब दोस्तों अंधाधुंध कटाई नहीं करना है, कटाई भी कभी कभी जरूरी होता है। वनों की आग का नियंत्रण, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर वन में आग लग जाए तो पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है, और वो जंगल में जब आग लगता है तो कई महीनों कई दिनों तक आग जलता रहता है और पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है। तो हमें वनों को आग से संरक्षण करना चाहिए। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। वनों में सड़कों का निर्माण, वनों में सड़कों का निर्माण, तो ये क्या हो गया दोस्तों? वनों में सड़कों का निर्माण का क्या मतलब है? अगर वनों में हम सड़कों का निर्माण करेंगे तो इससे हमारा पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। पेड़ पौधे को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, जिससे हमारे जो जंगली जीव है उन्हें भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हमें जंगल को कटा, यानी कि सड़क निर्माण करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एकल कृषि रोपण, नहीं दोस्तों एकल कृषि की जरूरत भी हमें दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। एकल कृषि का मतलब कि हम वहाँ पे खेती करें, यानी कि एक बार में जो, जैसे एकल कृषि का मतलब क्या दोस्तों? एक बार अगर जहाँ पे हमको खेती कर दिए वहां पे दोबारा वो खेती हम नहीं कर सकते हैं। एकल कृषि नहीं, ये कोई संबंधित नहीं है हमारा। वन रोपण और पुनर्वीकरण को बढ़ावा देना, बिल्कुल दोस्तों वन रोपण यानी कि प्लांटेशन की बात कर रहा है, पेड़ पौधे को लगाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग, बिल्कुल उचित उपयोग करना चाहिए हमें, उचित उपयोग करना चाहिए। मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मवेशियों को भूमि चराने के लिए क्या भूमि को साफ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें जंगल को कटाई करके या साफ करके जंगल को चराना चाहिए मवेशियों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सही हमारा कौन कौन सा है?
यानी कि ए नंबर का यहाँ पे एक ए नंबर का सही है, बी नंबर का सही है, फिर इधर सी और डी नहीं हो सकता है, फिर ई नंबर का सही है, फिर यहाँ पे एफ हो सकता है और डी नहीं होगा, यानी कि ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ की बात करें दोस्तों तो ए हमारा किस में है, दो ऑप्शन में है, यानी कि ए और डी नहीं होगा, ए बी यानी कि सी नंबर का। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो हमारा दोस्तों 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। देखा ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब? 1972 को। और 1972 को ही दोस्तों जो टाइगर रिजर्व होता है, और 1972 को ही दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम को भी पारित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम को भी पारित किया गया था। संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, अधिनियम को भी पारित किया गया था 1972 को। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम भी 1972 को ही पारित किया गया था या लागू किया गया था। नंदा देवी जैव मंडल नीचे यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, नीचे का मतलब दोस्तों रिजर्व यानी कि फिक्स्ड, तो जहां कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, जो नंदा देवी हमारा कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड में हमने देखा था, नंदा देवी घाटी देखा था, नंदा देवी घाटी देखा था हम लोग उत्तराखंड में। तो और जो नंदा देवी से हमारा क्या निकलता है दोस्तों, जो नदी हमारा कई नदियां वहां पे निकलती है, तो ये नंदा देवी कहाँ से संबंधित है? हमारा उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड हमारा यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में कंटीले भारत में कंटीले सिंग वाला जंगली आइबैक्स देश में पाया जाता है, देश में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर जंगली आइबैक्स की बात करें तो ये हमारा पर्वतीय वनों में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? पर्वतीय वनों में। हालांकि यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो लिया गया है कंटीले वन भी लिया गया है, लेकिन ये कंटीले वन कंटीले सिंह से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय वनों में। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव संरक्षण करता है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जनजाति के बारे में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है जो वन्य जीव को वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो वो हमारा क्या दोस्तों? विश्नोई जनजाति है। कौन है? विश्नोई जनजाति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों विश्नोई हमारा क्या है? हिंदू समुदाय का है। ये विश्नोई जनजाति जो है वो हिंदू समुदाय का है। तो हिंदू समुदाय का जो विश्नोई है वो क्या है? राजस्थान का एक जनजाति है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है। चिपकू आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अगर हम चिपकू आंदोलन की बात करें दोस्तों, ये कहाँ का है? उत्तराखंड की घटना है। ये कहाँ का है? उत्तराखंड की घटना है। तो ये उत्तराखंड में दोस्तों जब 1970 का दशक चल रहा था, उस टाइम क्या हो रहा था? बहुत सारे जंगल के कटाव वहां पे हो रहा था। क्या हो रहा था? बहुत जंगल कटाव हो रहा था। तो वहां पे जंगल कटाव को दोस्तों, जंगल को कटाव के लिए बचाने के लिए वहां पे दो प्रमुख आदमी थे जो उन्होंने आगे आया, लेकिन वहां का धीरे धीरे हर एक लोग वहां पे सामने आने लगे, वहां के लोग, कि जंगल का कटाई नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत में कौन आया था? तो शुरुआत में दोस्तों दो नाम ज्यादा प्रचलित है और ये पूछा जाता है। एक क्या है? चंडी प्रसाद है। एक क्या है? चंडी प्रसाद है। और दूसरा क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा है। क्या है? सुंदर लाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा ये दो लोग थे दोस्तों जो आगे आए वहां की जंगल के कटाव के लिए, जंगल के कटाव के लिए। और इन जब तो जंगल का जब कटाव होता था दोस्तों, तो सभी लोग क्या करता था? पेड़ को के पास पेड़ में क्या होते थे? सब लिपट जाते थे, पेड़ में लिपट जाते थे और पेड़ को काटने से रोकते थे। बल्कि ये अहिंसा रूप से काम कर रहे थे, यानी कि लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, बिल्कुल सिर्फ ये पेड़ से चिपक जाते थे और लड़ाई झगड़े करने का बिल्कुल इन लोग नहीं था, यानी कि अहिंसक थे। क्या थे? अहिंसक थे। लड़ाई झगड़े के मामलों में नहीं थे, लेकिन ये पेड़ पौधे के बचाव के लिए किया गया था। तो अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या बोलोगे? कौन सा कथन गलत विकल्प है? तो यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया, बिल्कुल चलाया गया। एक हिंसक था? हिंसक नहीं, बल्कि दोस्तों अहिंसक था। हिंसक मतलब क्या? खून खराबा, लड़ाई झगड़ा। तो ये हिंसक नहीं था, तो ये पहला कथन ही गलत है। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की, बिल्कुल सही। इसने सरकार को वन उपज के उपयोगों से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, बिल्कुल सही। लोगों के स, मन सॉरी लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। तो ये तीनों कथन हमारा दोस्तों सही है, लेकिन ये
हिंसक वाली बात बोला गया है, गलत है। तो ये अहिंसक यानी कि हिंसक वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी हमने कहाँ देखा? ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे देखें हम, तो सांभर, हमारा सांभर झील हमने कहाँ देखा है दोस्तों? सांभर झील की बात करें तो राजस्थान में है। तो सांभर हमारा कहाँ से संबंधित हो सकता है? ये राजस्थान से संबंधित हो सकता है। कहाँ से संबंधित हो सकता है? राजस्थान से संबंधित हो सकता है। तो अगर पंचमढ़ी में बात करें दोस्तों, तो पंचमढ़ी में कौन सा है? चिंकारा जीवों में शामिल है। किसमें? चिंकारा जीवों में। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों में हितकारक नहीं है? वनों में हितकारक मतलब दोस्तों जो पक्ष में हो। हितकारक मतलब क्या? कोई किसी का पक्ष में होता है कि ठीक है मैं आपके पक्ष में, मैं आपके साथ हूं, यानी कि लाभदायक, यानी कि यूजफुल या तो लाभदायक। तो हितकारक, तो इसमें से हितकारक कौन नहीं है? वन्य जीव प्रकृति प्रेमी, वन्य जीव प्रकृति प्रेमी। अगर वन्य जीव प्रकृति प्रेमी की बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल मतलब वनों की संरक्षण में है, क्योंकि वन्य जीव और वन प्रकृति प्रेमी है तो वो ज्यादा पेड़ पौधे के कटाव के खिलाफ रहेगा। वो सरकार का वन विभाग बिल्कुल उसके हितकारी हैं। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, ये कहना थोड़ा दोस्तों मुश्किल है। बाकी आगे ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। वनों में और उनके आसपास निवास करने वाले और वन उपजों पर निर्भर लोग बिल्कुल ये हितकारी होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तीनों कथन हो सकता है। लेकिन शहरी को तो क्या है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों को कोई पता ही नहीं है कि पेड़ पौधे क्या क्या होते हैं, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन उनसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो वे कहाँ पे हितकारी होंगे? यानी कि क्या ये शहर से गांव की ओर, जंगल की ओर पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो कि हितकारी नहीं होंगे। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मैंग्रोव वन हम किसे कहते हैं? जो तटीय क्षेत्र में होता है, या समुद्री तटीय क्षेत्र हो चाहे नदी वाले तटीय क्षेत्र हो, यानी कि जहां पे दोस्तों गीली मिट्टी पाई जाती हो। कहाँ पे? गीली मिट्टी या तो नमी युक्त मिट्टी पाई जाती हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैंग्रोव वन कहलाता है। और मैंग्रोव वन अगर दुनिया की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन हमारा कौन होगा? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन होगा? तो हमने क्या जानते हैं दोस्तों हम, कि जो सुंदर वन हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का क्या है? सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो किससे हमारा है? नमीयुक्त क्षेत्र है। वो क्या है? नमीयुक्त क्षेत्र और सबसे बड़ा है। तो जब सबसे बड़ा है तो सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र वन होगा, आरक्षित वन होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चिपकू आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? हमारा वन से संबंधित है। अभी हमने देखा कि जंगल की कटाई जब हो रहा था तो उससे संरक्षण के लिए। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो देखिए, अगर हम दोस्तों सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वो हमारा क्या है? कच्छ है। वो क्या है? कच्छ है। क्या दोस्तों? कच्छ। और ये कच्छ हमारा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी आपने सुना होगा नाम दोस्तों, तो ये गुजरात में। देखिए ये हमारा क्या है? कच्छ की खाड़ी इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा जो होता है ये कच्छ की खाड़ी होता है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात में हमारा क्या है? कच्छ की खाड़ी है, और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है जीवमंडल का। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? बांध निर्माण का एक लाभ है। तो वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान, क्या ये बांध निर्माण से हमारा कोई लाभ है? बिल्कुल नहीं। जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा लाभ नहीं है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बांध का निर्माण करते हैं तो बांध हमारा क्या होगा? सिंचाई का भी काम आ सकता है, और बिजली उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का भी काम आता है। तो ये हमारा सही हो सकता है लाभकारी के लिए।
बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं, तो ये लाभ नहीं है दोस्तों, तो केवल सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी? गढ़वाल में हुई थी, गढ़वाल में हुई थी। अरे गढ़वाल देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड का क्षेत्र है, तो उत्तराखंड हमारा दोस्तों दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। एक हमारा क्या कहलाता है, कुमायूं कहलाता है, एक क्या कहलाता है कुमायूं, और दूसरा कहलाता है गढ़वाल, दूसरा क्या कहलाता है गढ़वाल। तो उत्तराखंड के दो भाग में बटा हुआ क्षेत्र दोस्तों, एक क्या है गढ़वाल और एक क्या है कुमायूं। तो ये उत्तराखंड में जो गढ़वाल हमारा है, यहीं पे हमारा दोस्तों चिपको आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? चिपको आंदोलन, यानी कि पेड़ संरक्षण के अधिनियम, यानी कि पेड़ संरक्षण के लिए यहाँ पे काम किया गया था। तो गढ़वाल की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा वो, तो वो चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चिपको चिपको आंदोलन, हग द ट्रीज मूवमेंट। हग द ट्रीज मूवमेंट का मतलब क्या दोस्तों? पेड़ों को गले लगाना, पेड़ों को गले लगा के पेड़ की सुरक्षा करना। तो इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था? तो किस गांव से शुरू हुआ था? तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, जो गढ़वाल हमारा है या स्थित रेनी, तो वो कहाँ का है हमारा? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है, और गढ़वाल से शुरू किया गया था, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? तो वो क्या जंगल की रक्षा करना चाहती थी, पेड़ पौधे की रक्षा करना चाहती थी? किसकी रक्षा? पेड़ पौधे या तो जंगल की संरक्षण करना चाहती थी। तो एक लुप्त प्राय संसाधन, लुप्त प्राय का मतलब दोस्तों जो विलुप्त हो चुका है, जो विलुप्त हो चुका है, तो क्या उसके लिए? बिल्कुल नहीं। जैसे कि दोस्तों जो डोडो बर्ड पक्षी है, ये बिल्कुल ही क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। जो डोडो बर्ड है ये विलुप्त हो चुका है, तो क्या उसकी संरक्षण के लिए? बिल्कुल गलत। एक अक्षय संसाधन, अक्षय, अक्षय का मतलब दोस्तों जो क्षय ना हो, जो क्षय ना हो, वो अक्षय संसाधन। यानी कि दोस्तों अगर जंगल की बात करें तो जंगल क्या हमारा खत्म होने वाला संसाधन है? नहीं। तो इसकी संरक्षण शायद हो सकता है। एक अजैव निम्नीकरणीय संसाधन, अजैव निम्नीकरणीय का मतलब दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या प्लास्टिक को हम, प्लास्टिक की बात करें तो, अगर प्लास्टिक की बात करें दोस्तों, तो प्लास्टिक हमारा क्या है, अजैव निम्नीकरणीय है। रबर की बात करें तो अजैव निम्नीकरणीय है। तो क्या प्लास्टिक और रबर के संरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था? बिल्कुल नहीं। एक अत्यंत दुर्लभ संसाधन है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी नंबर का ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को दोस्तों एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिएगा, उससे आपका आंसर निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट वन के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन को एलिमिनेट करने से पता चलता है कि यही यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सटीक आंसर होना चाहिए। निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? भी हमने देखा दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो राजस्थान का में बिश्नोई जनजाति है, राजस्थान का जो हिंदू धर्म का, वन्य जीव, वन्य जीव की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है? कमी के क्या कारण है? तो यहाँ पे दोस्तों क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे क्या कारण हो सकता है? चमड़े और मांस की मांग। अगर दोस्तों जंगल में अगर जानवर की कमी हो रहा है, वन्य जीव की संख्या, यानी कि वन्य जीव में जंगली जानवरों की संख्या में कमी हो, कारण हो सकते हैं। तो आजकल दोस्तों हमने क्या देखा कि आजकल जूते, जूता जूता हो या जूते हो, या बेल्ट वगैरह, बेल्ट वगैरह, या तो तरह तरह का दोस्तों बजाने के ड्रम वगैरह जो भी है, तो इसमें दोस्तों अधिकतर क्या किया जाता है, चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है।
किसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अगर चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है जंगली जानवरों को ही खत्म करना, यानी कि कमी करना पड़ेगा, यानी कि उसको मारना पड़ेगा, तभी जाके ये सब हो सकता है, अन्यथा इतना अधिक मात्रा में नहीं हो सकता है। तो ये चमड़े और मांस की मांग यहाँ पे ये सही कारण हो सकता है। वनों की कटाई की परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी, बिल्कुल स्थान की भोजन की कमी हो सकता है दोस्तों। जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना, अगर दोस्तों जंगल में कमी, जंतुओं को संरक्षित क्षेत्र में रखना, तो दोस्तों जंतुओं को संरक्षित क्षेत्र में रखेंगे तो ये कैसे हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, संरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या है? जिसे हम बचा सकें, जिसे हम संरक्षित कर सकें। अगर हम दोस्तों एक शेर को संरक्षित क्षेत्र में रखना चाहे, तो उसे शेर को हमेशा हमें क्या चाहिए? उस शेर को क्या चाहिए? उसको मांस चाहिए, मीट चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो शेर है वो तो घास खाएगा नहीं, तो उसे दूसरे जीव को मार के देना पड़ेगा। तो क्या उसे संरक्षित क्षेत्र में रखने से उसे डेली डेली हम उतना अवेलेबल करा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, तो ये दोस्तों वन्य जीव संरक्षण की संख्या में कमी का कोई कारण नहीं हो सकता है। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, हाँ दोस्तों ये हो सकता है। अगर बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तो इससे हमारा वन्य जीव जो है, जैसे कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आने के कारण हम जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं, तो वो जान माल के नुकसान हो जाएगा, हो सकता है। और भूकंप आने से पेड़ पौधे उलट जाएंगे, गिर जाएंगे, तो इससे भी हमारा वन्य जीव का संरक्षण मतलब आने की नुकसान हो सकता है, कमी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है दोस्तों? ए नंबर का सही है, बी नंबर का सही है, सी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, ई नंबर का सही है, यानी कि ए बी ई, सी बिल्कुल नहीं, सी डी बिल्कुल नहीं, सी बिल्कुल नहीं, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिफ्लोफेनाक दवा के कारण भारत में डैश की अधिकांश आबादी विलुप्ति के कारण कगार पर है, विलुप्ति के कगार पर है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों डिक्लोफेना दवा की बात करें, तो डिक्लोफेना एक दवा है दोस्तों, जिसमें डिक्लोफेना की दवा की बात करें तो ये विभिन्न जानवरों को दिया जाता है। जब किसी जानवर को बुखार हो जाता है या सूजन वगैरह हो जाता है, तो दोस्तों उसे ये डिक्लोफेना नाम का दवा दिया जाता है। तो उसे उस जानवर को क्या किया जाता है? ये डिक्लोफेनाक नाम का दवा दिया जाता है, डिक्लोफेनाक नाम का दवा दिया जाता है। और जब ये बुखार, यानी कि वो जानवर, जिस जानवर को दिया जाता है ये दवा, वो जीव मर जाता है, वो जीव या जानवर मर जाता है, तो उस मरे हुए जीव को कौन खाता है? गिद्ध खाता है। कौन खाता है? गिद्ध खाता है। और जब ये गिद्ध उस जानवर को खाएगा, तो गिद्ध भी क्या होगा? उस दवा के असर के कारण, डिक्लोफेनाक दवा के असर के कारण ये गिद्ध भी क्या होता है? मर जाता है। गिद्ध भी क्या होता है? मर जाता है। तो जिसकी वजह से गिद्ध अधिक मात्रा में मरने लगा, तो ये जो डिक्लोफेनाक दवा है, डिक्लोफेनाक, उसे 2008 में बंद कर दिया गया, 2008 में इसे बंद कर दिया गया। तो ये डिक्लोफेनाक के कारण कौन से जानवर विलुप्त हो रहे हैं, यानी कि विलुप्ति के कगार पर है, यानी कि अंतिम छोर पर है कि वो अब तक खत्म हो जाएगा। तो वो कौन से जानवर है? गिद्ध जानवर है। राज राजस्थान में 18वीं शताब्दी, यानी कि 1700 में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय एक ऐतिहासिक योगदान क्या था? ऐतिहासिक योगदान क्या था? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, इन्होंने अब वन जीव के संरक्षण के लिए लगभग 363 लोगों ने अपनी आहुति दी थी। तो ये अमृता देवी सबसे पहले आगे आने वाले में से थी। तो अमृता देवी बिश्नोई कहाँ कहाँ की थी? वो राजस्थान की थी, ये भी हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पे अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वनों की प्राणों की आहुति दी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? 363 लोगों ने क्या किया था? बलिदान दिया था पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाली कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में डैश नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है। स्वदेशी दवा हर्बल विकसित की है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? वर्मी वेट है। वो क्या है? वर्मी वेट है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण कब हुआ था? वन्य जीव संरक्षण में कब, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और 1972 में टाइगर रिजर्व भी हमारा, यानी कि
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 को। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 को लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये 1973 को लागू हुआ था, और उसी से दोस्तों टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ था। यानी कि 1973 से ही टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ था। टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ था स्थापना हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू भी किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था। तो बी नंबर का यहाँ पे 1973 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। बाघ संरक्षण बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को मनाया जाता है। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, तो वो हमारा कौन थे? के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी थे। प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। श्रेणी में नहीं है। तो अगर यानी कि दोस्तों संकटग्रस्त का श्रेणी का मतलब क्या है? यानी कि उसे खतरा नहीं है, उसे खतरा नहीं है। तो किससे खतरा नहीं है? यानी कि दोस्तों नुकसान पहुंचने वाले प्रजातियों की खतरा संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं है। भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म प्रजाति श्रेणी यानी कि सही है? कौन सा युग्म सही है? तो वो हमारा कौन है दोस्तों? ग्रेट हॉर्निबल असुरक्षित है। ग्रेट हॉर्निबल क्या है? असुरक्षित है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल शुरू किया गया था? तो वो 1973 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 को शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना क्या है? तो वो प्रोजेक्ट टाइगर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 1973 दिया गया है। तो वो हमारा दोस्तों क्या कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल यानी कि प्रथम दिन जो होता है अप्रैल माह का, उसी समय प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? नेशनल ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये क्या है हमारा? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? नर्सरी योजना किससे संबंधित है? तो वो हमारा किससे दोस्तों? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, यानी कि ए नंबर का ही क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने देश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। पर्यावरण को मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो वो क्या थे? काली गर्दन वाले सारस बचाने के लिए, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बंदरगाह कानून है, तो ये बंदरगाह कानून हमारा दोस्तों बिल्कुल ही संबंधित नहीं है वन्यजीव संरक्षण पर्यावरण से। तो ए नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। जल अधिनियम 1977 पर्यावरण से है बिल्कुल। वन्य अधिनियम बिल्कुल ये भी है। सार्वजनिक देयता भी, ये भी हमारा क्या है? वो पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित है। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? वनों की रक्षा करना है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? आपिकू आंदोलन। क्या है? आपिकू आंदोलन। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगर हम आपकी आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगर चिपकू आंदोलन की बात करें तो चिपकू आंदोलन कहाँ का था? हमारा उत्तराखंड का था। लेकिन ये अपिकू आंदोलन कहाँ का है? कर्नाटक का है। चिपकू आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो ये हमारा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इनमें से कौन सा चिपकू आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? पेड़ों और वनों को बचाना। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संविधिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित किया जाता है? किस नाम से प्रकाशित किया जाता है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब क्या है दोस्तों? जो लुप्त हो चुका है। जो क्या है? लुप्त हो चुका है। तो ऐसे जीव के लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, क्या है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो रेड डाटा बुक यानी कि जो संकटग्रस्त पशु है, जो विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने के कगार पर है, जो विलुप्त हो चुका है जीव, या तो पेड़ पौधे या तो पक्षी या तो कोई भी जानवर विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि संकटग्रस्त में है, तो उसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है कि ये इसे अब संरक्षण देना इसे अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर इसे संरक्षित नहीं किया जाएगा तो ये कुछ समय आने वाले समय में ये नष्ट हो जाएगा और नहीं फिर से वापस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सबसे प्रदूषित विश्व के नदियों की सूची बिल्कुल नहीं। भूकंप संवेदी क्षेत्रों के सूचीबद्ध रिकॉर्ड बिल्कुल गलत। विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्र बिल्कुल नहीं। ये तो जीव जंतु से संबंधित है दोस्तों। तो संकटग्रस्त पशुओं, प्रजातियों, पेड़ों इत्यादि विस्तृत दस्तावेज, तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? ब्रेम्बल केई मोलिमस है, मेलोमिस है। क्या है? ब्रेम्बल केई मेलुमिस है। क्या है? ब्रेम्बल कोई केई मेलुमिस। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी कि दोस्तों कौन सी पक्षी जो है वो अधिक लुप्त होने के कगार पर हो चुका है? तो वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अगर हम बात करें दोस्तों, जो डोडो पक्षी हमारा या डोडो बर्ड जो थी, वो बिल्कुल ही दोस्तों विलुप्त हो चुका है। अब ये नहीं दिखाई देता है। अब ये विलुप्त हो चुका है। विलुप्त हो चुका है और ये नहीं दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पूछ लिया लेता है कि कौन सी पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है? तो वो डोडो बर्ड जो है पक्षी, वो विलुप्त हो चुका है। यह पुस्तक जिसमें अभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय डैश है, यानी कि दोस्तों ये हमारा WCC भी है, और एक MOEF एंड CC जो है, ये हमारा क्या है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून है। संवैधिक बहुविषयक निकाय मतलब कि कानून है। क्या है? कानून है। तो यानी कि ऑफिस है। क्या है? एक मंत्रालय है। क्या है? एक मंत्रालय है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCB का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि WCB का फुल फॉर्म क्या है। तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ब्यूरो। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? ओ सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ किया गया था तो कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर हम अनुसूचियां की बात करें तो कितने हैं दोस्तों? 6 अनुसूचियां हैं। पेटा इंडिया की शुरुआत देश में हुई, पेटा इंडिया की शुरुआत देश में हुई तो वो हमारा दोस्तों 2000 में शुरू किया गया था। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है तो हाथी को घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई जिन्होंने वन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? समर्पण का प्रदर्शन किया है तो वो कौन थे दोस्तों? वो हमारे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पुरस्कार है। अमृता देवी हमने क्या देखा दोस्तों, जो राजस्थान की जो बिश्नोई समाज की है, जो राजस्थान की दोस्तों बिश्नोई समाज की जो थी अमृता देवी, वो पहली महिला थी जिन्होंने आहुति दी अपने पेड़ को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो सी नंबर का यहाँ पे दोस्तों उसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अधिकार प्रदान किया गया है तो वन्यजीव अधिनियम 1972 के आधार पर। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? एक्स एक्स सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड लाइफ डे, यूएन वर्ल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मार्च को मनाया जाता है। इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2005 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? एमपी में है। ये भली भांति हर कोई जानता है दोस्तों कि पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। यानी कि दोस्तों जो अनुवांशिक संसाधन पहले राष्ट्रीय वन्यजीव थे उसका उद्घाटन किसने किया था? उसका उद्घाटन किसने किया था? तो उसका उद्घाटन दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 12 अगस्त 2018 को किया था। तो ये करंट अफेयर के रूप में दोस्तों पूछा गया होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वर्णिकर सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हमारा दोस्तों ये हमारा कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात डैश है, अनुपात डैश है। तो वो लगभग दोस्तों 2226 है। वो क्या है? 2226 थी। के अनुसार था दोस्तों, ये 2014 की गणना के अनुसार था। किसके अनुसार? 2014 के गणना के अनुसार। लेकिन 2019 के गणना के अनुसार 2967 थे। कितने थे? 2967 थे। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है, देश कहलाता है। तो उसे वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो हमारा पशु विहार कहलाता है। जहाँ पे आरक्षित क्षेत्र वहाँ पे वो आरक्षित किया जाता था पर उस पशु विहार कहलाता है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो वन्यजीव संस्थान की बात करें दोस्तों भारत का कहाँ पर स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? 2015 का उद्देश्य क्या है? तो अगर ग्रीन हाईवे पॉलिसी की बात करें दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था? यानी कि दोस्तों ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा क्योंकि 2016 में है और ये 2015 में है। तो यहाँ पे 2016 में पूछा गया था, यानी कि करंट अफेयर के रूप में ही पूछा गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर का पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना सही आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से है, जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से है। तो देखिए दोस्तों अगर यानी कि
वनों की कटाई अगर ज्यादा जिम्मेदार है तो क्या है वो? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? कृषि है। क्योंकि कृषि के लिए दोस्तों बहुत सारे जंगल को क्या किया जा रहा है आजकल? उड़ाया जा रहा है, और जंगल को उड़ा करके वहां कृषि का उत्पादन करने का कोशिश किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? पुनः स्थापना है, तो यानी कि दोस्तों पुनः से क्या करना है? पेड़ पौधे को लगाना है। पुनः से पुनः क्या करना है? पेड़ पौधे को लगाना है, यानी कि पुनः स्थापित करना है। तो यानी कि एक होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? जंगल का कटाव। जंगल कटाव क्या होता है? जंगल कटाव। और एक होता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को लगाओ, पुनः जंगल को लगाओ, जंगल को पुनः लगाओ लगाओ लगाओ। तो यानी कि रिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनाती है। पेड़ों से कार्बन सिंक बनाती है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ए नंबर का ही सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? खतरा नहीं है, तो यानी कि दोस्तों किससे खतरा नहीं हो सकता है? उपलब्ध शिकार में कमी। अगर दोस्तों शिकार में कमी हो जाए तब भी ये जंगल से खतरा, यानी कि जो बाघ है उसको खतरा है। वन्य जीव गलियारों का संयोजन, ये इससे दोस्तों खतरा उन्हें नहीं हो सकता है वन्य जीव गलियारों से। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक ऐसी प्रजाति को अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है, उसे डैश प्रजाति कहा जा सकता है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? यानी कि कोई, अगर कोई आदमी या कोई जीव एक ही जगह पर हमेशा रहता है, हमेशा वहीं पे रहता है, लेकिन वहां पे उसको लंबे समय के बाद अब जाते हैं और वो वहां पे नहीं मिलता है, बार बार अब जाके देखते हैं कि वो है वहां पे नहीं, वहां पे नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलुप्त कहेंगे, क्योंकि वो दोबारा फिर से देखा नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? ऊन देता है, क्या करता है? ऊन देता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? चीरू है, जो कि तिब्बती एंटलोप में है। तिब्बती एंटलोप, यानी कि ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि नेचुरल एनर्जी। तो नेचुरल एनर्जी की बात करें दोस्तों, या तो फिर प्राकृतिक ऊर्जा की बात करें, तो क्या हो सकता है? क्या क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम हवा से बात करें तो हवा से भी हम ऊर्जा बना सकते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है हवा। जल भी हमारा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। अ, सूरज की रोशनी जो है, यानी कि सूरज की रोशनी की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो सकता है? प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, नेचुरल एनर्जी का सोर्स हो सकता है। यानी कि दोस्तों और कई प्रकार के सोर्स हैं जो प्राकृतिक रिसोर्सेस होता है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है? पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल है मतलब कि दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल का मतलब क्या है? कि वो नुकसान पर्यावरण को नहीं पहुंचाता हो। क्या हो? पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, उसका मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल। पर्यावरण के अनुकूल। तो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, अगर हम दोस्तों इमारत का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े इमारत का निर्माण करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है? नुकसानदेही हो सकता है पर्यावरण के लिए। एक लिमिट तक बिल्डिंग हो वो सही है, अगर ज्यादा ऊंचाई तक निर्माण करते हैं बिल्डिंग तो वो अनुकूल नहीं माना जाएगा इसको। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, तो सबसे अनुकूल दोस्तों हमारा आंसर बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि बिजली का उत्पादन की बात करें सौर ऊर्जा से करें तो इसमें दोस्तों हमारा कोई लॉस या तो हानि नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ना तो कभी सूरज की रोशनी कभी बंद होने वाला है, ना तो सनलाइट सूरज कभी छिपने वाला है। हालांकि ये छिपेगा तो वो काफी करोड़ों या अरबों साल के बाद सूरज काम हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। तो सौर ऊर्जा क्या है? बिल्कुल उपयुक्त या पर्यावरण अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना ये तो बहुत गलत है, क्योंकि इससे तो हमने क्या देखा, पिछले क्लास में देखा था कि एसी या कूलर जो होता है इसे सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए क्या है? हानिकारक है।
खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना बिल्कुल गलत, यानी कि बी नंबर का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत है, असंगत कथन का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों 3 जो है वो संगत है, एक जैसा है, और असंगत जो होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इन्हें जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम पेट्रोलियम को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही, कल ही हमने देखा पिछले क्लास में। ग्लोबल वार्मिंग होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या है, कोयला, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से ये हमारा हानि है। क्या है ये, हानि है। इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफायती होते हैं। ये भी दोस्तों ये हमारा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोयला और पेट्रोलियम को नहीं जलाएंगे तो बिजली उत्पादन के लिए और कोई अच्छा सोर्स नहीं हो सकता है और किफायती यानी कि लाभदायक और दूसरा कोई नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो ये कोयला और पेट्रोलियम का एक लाभ हम इसको कह सकते हैं, एक लाभ हम इसको कह सकते हैं। इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं और ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, बिल्कुल सही। हमने क्या देखा था, जो NO2 होता है इससे हमारा जब जल में मिलता है तो क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, और S से यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इससे हमारा क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का बनाता है, तो जो हमारा अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो ये हमारा क्या है, लाभदायक ज्यादा नहीं है। O2 की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है जो एक विषाक्त है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन यानी कि कोयले या फ्यूल को जलाने का दो प्रोसेस होता है। एक ऑक्सीजन को प्रेजेंट रख के जलाना है, प्रेजेंट रख के, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है वो बहुत कम निकलता है। लेकिन अगर जब हम कोयला को जलाएंगे और उस वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में निकलेगा, जो कि बहुत हानिकारक या तो टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे एक ही, यहाँ पे दोस्तों किफायती या लाभदायक के रूप में बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत का मतलब दोस्तों जो नेचुरल सोर्सेस के रूप में उसे हम देख सकते हैं, नेचुरल सोर्स के रूप में देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, पारंपरिक स्रोत का मतलब दोस्तों जो हमारा पारंपरिक स्रोत का मतलब है दोस्तों गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, यानी कि इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय का मतलब क्या दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हमने एक बार कर दिया उसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कोयला है, तो जो कोयला को हमने जला दिया तो क्या उस जले हुए कोयले से क्या हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जो कोयला को हमने जला दिया तो क्या उस जले हुए कोयले से फिर उसको दोबारा हम उस कोयले को जला सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जलाने के बाद वो हमारा एसिड में बदल जाएगा, यानी कि राख में बदल जाएगा। क्या होगा, राख में बदल जाएगा, राख में, तो राख में जब बदल जाएगा तो उसको हम कहां से जलाएंगे, फिर से राख को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन को देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा हमारा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, जैसे कि समुद्री ऊर्जा, समुद्र में जब लहरें आती है उस लहर को के पानी को दोस्तों आगे जाके स्टोर किया जाता है, उससे टाइडल एनर्जी निर्माण किया जा सकता है। तो इसे बार बार हम रिपीटेशन कर सकते हैं, यानी कि बार बार कर सकते हैं। बायोमास, बायोमास का भी इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं दोस्तों। जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। लेकिन नाभिकीय एनर्जी जो हमारा होता है दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसमें हमारा जो प्लूटोनियम फ्यूल वगैरह, प्लूटोनियम या तो थोरियम जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक बार अगर थोरियम खत्म हो जाए या प्लूटोनियम खत्म हो जाए तो इसका इस्तेमाल हम बार बार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा नहीं है। क्या है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
जीवाश्म ईंधन कौन जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो अक्षय सम या असमाप्य। तो देखिए, तो अक्षय हम किसे कहते हैं दोस्तों? जो कभी नष्ट ना हो। अक्षय का मतलब जो कभी खत्म या नष्ट ना हो। तो कोयला क्या कभी खत्म नहीं होगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये संसाधन कोयला पेट्रोलियम का संसाधन नहीं हो सकता है। समाप्य या नवीकरणीय, समाप्य या नवीकरणीय। यानी कि दोस्तों समाप्य और नवीकरणीय की बात करें तो समाप्य का मतलब यहाँ पे दोस्तों हमारा सही है, क्योंकि जो कोयला हमारा है वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन नवीकरणीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नवीकरणीय यहाँ पे नहीं हो सकता है, नवीकरणीय नहीं हो सकता है। समाप्य होगा लेकिन ये गैर नवीकरणीय भी होगा, क्योंकि हम कोयला और पेट्रोल एक बार अगर खत्म हो जाए तो दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गैर नवीकरणीय भी कहते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित है? कितने राज्यों में संकेंद्रित है? तो वो हमारा कितने राज्यों में दोस्तों? 7 राज्यों में संकेंद्रित है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में संकेंद्रित है। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अगर कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग या हीटिंग का बात करें तो हम एयर कंडीशनिंग और हीटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहां पे हमारा कोयले और पेट्रोलियम का क्या होता है? अधिक मात्रा में खपत होता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। तो ये अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमिंग ज्यादा करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा? पेट्रोल और कोयले को उतना ही अधिक मात्रा में खपत किया जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? सही कथन या आंसर हो सकता है। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर कोयला और पेट्रोलियम बचाना है हमें तो सौर कुकर का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा कोयले पेट्रोलियम का बचत हो। मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं, बिल्कुल गलत। सीएफएल क्या है दोस्तों? ये कम ऊर्जा के साथ अधिक कम ऊर्जा के साथ कम ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कम विद्युत ऊर्जा के साथ अधिक मात्रा में आउटपुट यानी कि अच्छी लाइट अधिक लाइट या प्रकाश को प्रदान करता है। तो हमें सीएफएल का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नहीं करना चाहिए, बल्कि करना चाहिए। तो ये भी क्या है? गलत है। सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन का मतलब क्या है? जैसे कि बहुत सारे बसेस चलते हैं, तो अगर बसेस में जाते हैं तो उसमें जो फ्यूल कंजप्शन तो हो ही रहा है, उसमें तो हमारा ईंधन या पेट्रोल का तो जलन हो ही रहा है। अगर ये बस जा रहा है तो हमें अपनी गाड़ी लेकर के खुद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमारा फ्यूल का कंजप्शन होगा, इसमें भी हमारा फ्यूल का कंजप्शन होगा। तो क्यों ना सार्वजनिक बस से जाया जाए, जिससे हमारा क्या होगा? फ्यूल कंजप्शन कम होगा, जिससे फ्यूल का कंजप्शन भी कम होगा। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। यानी कि पहला ही ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल उचित और सटीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत नहीं है। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या है दोस्तों? पारंपरिक स्रोत पारंपरिक स्रोत मतलब दोस्तों जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। ट्रेडिशनली या पारंपरिक स्रोत की बात करें तो जैसे कि हमारा कोयला है, जो कि हमारा पहले से चला आ रहा है। इसका कोयला का तो हम लोगों ने निर्माण नहीं किया, वो तो ऑटोमेटिक बना है, पारंपरिक रूप से बना है। जिसको किसी ने नहीं बना वो खुद ब खुद बनता है। हालांकि उसमें हम लोग थोड़ा रिफाइनिंग करते हैं, लेकिन वो पहले से बना होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? पारंपरिक स्रोत, या तो ट्रेडिशनल फ्यूल के रूप में हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया पेट्रोल हो गया, या तो फिर नेचुरल गैस हो गया। ये सारी की सारी गैस क्या है? यानी कि ये सारी की सारी क्या दोस्तों? पारंपरिक स्रोत है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो ये गैर पारंपरिक स्रोत है, जिसका इस्तेमाल हम बार बार करने पर भी ये खत्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, तो पवन ऊर्जा होगा। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है
होने वाली हानि है। तो देखिए दोस्तों, अगर होने वाली हानि की बात करें तो अस्थिर आपूर्ति ए नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? अक्षय का मतलब दोस्तों जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, तो वो हमारा क्या है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अच्छे संसाधन है? क्या है? अच्छे संसाधन है, यानी कि जिसका दोस्तों कभी नष्ट नहीं किया जा सकता या कभी खत्म नहीं होगा, तो वो सूर्य का प्रकाश है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों? कोयला होगा? बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम होगा? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक गैस? बिल्कुल नहीं। संश्लेषण गैस, यानी कि जिसका मनुष्य द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो महासागरीय तापीय ऊर्जा बिल्कुल है। सौर ऊर्जा नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा है। तरंग ऊर्जा है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा से संबंधित नहीं है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। प्राकृतिक गैस पारंपरिक, बिल्कुल दोस्तों, प्राकृतिक गैस हमारा क्या है? नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोल डीजल से हमारा, यानी कि एलपीजी वगैरह हमारा हो गया दोस्तों। तो ये प्राकृतिक गैस हमारा क्या है? वो पारंपरिक स्रोत ही है। और गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या है दोस्तों? जिसे मनुष्य द्वारा निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा मनुष्यों द्वारा निर्माण किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा मनुष्यों द्वारा किया जा सकता है। गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% डैश उपलब्ध कराया जाता है। जहां पर 100% डैश उपलब्ध कराया जाता है, तो वहां पे क्या उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों? वहां पे सौर संचालित गांव है? बिल्कुल नहीं। सौर संचालित हवाई अड्डा? सौर संचालित प्राथमिक विद्यालय? नहीं दोस्तों। सौर संचालित प्राकृतिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे सारा का सारा वहां पे सौर सिस्टम पे चलता है। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो अडानी सोलर प्लांट है वहीं पे स्थापित किया गया है, उसी से ये सारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाया जाता है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत अधिक लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। तो सूर्य का नवीकरणीय ऊर्जा बदला जा सकता है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय ऊर्जा, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ है। यानी कि दोस्तों ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है। ये क्या है? हाल ही में हुआ है, इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है। तो 2018 में दोस्तों जो कर्नाटक में सौर ऊर्जा पार्क का इस्तेमाल, यानी कि उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम नवीकरणीय स्रोत की बात करें, तो नवीकरणीय स्रोत दोस्तों हमारा गैसोलीन है। क्या है? गैसोलीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? कोयला है। वो क्या है? कोयला है। प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों में निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो वो हमारा क्या है? जीवाश्म ईंधन है। बाकी ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के अक्षय स्रोत है। अक्षय मतलब दोस्तों जो कभी नष्ट ना हो। तो ये जाहिर सी बात है कि जब हमारा जैसे कि पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? पारंपरिक स्रोत है। और कोयला हमारा खत्म हो जाएगा तो वो तो अक्षय थोड़ी हो सकता है, वो तो क्षय है। वो तो क्षय हो सकता है, ये हमारा नहीं होगा। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो ये हमारा दोस्तों पारंपरिक स्रोत जो होता है गैर नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि जिसे दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? जीवाश्म से जो ऊर्जा हमारा होगा वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे
बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। अगर दोस्तों अगर हम प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत की बात करें तो क्या है, तो हमारा वो क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत की बात करें दोस्तों तो वो हमारा क्या है, सूर्य है। क्या है, जिसे सबसे अधिक मात्रा में सूर्य का क्या है दोस्तों, कभी भी वो नष्ट हो ही नहीं सकता, तो प्राकृतिक स्रोत हमारा सूर्य ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे संसाधन कभी ना समाप्त होने वाला है। अच्छे संसाधन यानी कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, तो जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, सौर ऊर्जा समाप्त होगा, बिल्कुल नहीं समाप्त होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, सूर्य से प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि दोस्तों उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, सौर ऊर्जा। तो वो क्या है हमारा, सौर ऊर्जा ही होगा। क्या होगा, सौर ऊर्जा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब दोस्तों जिसका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं और जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है, उच्चतम क्षमता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो उच्चतम क्षमता की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, गंगा के मैदान होगा। क्या होगा, गंगा के मैदान तरफ, गलत, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है, तो वो हमारा किधर है दोस्तों, पश्चिमी घाट तरफ है। किधर है, पश्चिमी घाट तरफ है, पश्चिमी घाट तरफ। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो हम अगर हम बात करें दोस्तों सबसे अधिक के बारे में, तो तमिलनाडु में अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक तमिलनाडु में किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु जो है हमारा, तमिलनाडु हमारा क्या है, जो पवन ऊर्जा की बात करें तो एक नंबर में क्या आता है, तमिलनाडु। और दूसरे नंबर की बात करें तो वो हमारा क्या है दोस्तों, गुजरात होता है। क्या है, गुजरात है, दूसरे में गुजरात है। और तीसरे नंबर पे हमारा दोस्तों कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो ये तीन ही नंबर याद रखना दोस्तों। अब हम दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि पर्यावरण विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मिसलेनियस का, SNM कॉलेज मलयंकारा या MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और फयान्यूर कॉलेज के शोधकर्ता ने डैश में जैव विविधता संपन्न पश्चिम घाट क्षेत्रों से फिम्ब्रिस्टिलिस फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली यानी कि फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली और निनोटिस प्रभुई नामक दो नई पादप प्रजातियों की खोज की है, दो नई पादप प्रजातियों की खोज की है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम और वायनाड के जिलों में खोजा गया है। कहाँ पर, वायनाड और तिरुवनंतपुरम जिलों में खोजा गया है। फिलहाल में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में है, जो वायनाड हमारा क्या है, वो नदी के प्रभाव या बादल के फटने की वजह से वहां पे काफी नुकसान हुआ है। ये करंट अफेयर में है दोस्तों, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है। आम्र वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मानसून के बाद वर्षा जो सामान्य रूप से महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आम्र वर्षा क्या होता है, जब हमारा दोस्तों जब मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती, तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आम्र वर्षा का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आम का जब सीजन होता है, तो जब आम का सीजन होता है तो उस टाइम आम की मंजरी आना शुरू हो जाए होता है। तो आम का मंजरी आने से पहले मानसून की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो मानसून है जब आता है, तो मानसून से जब पहले हो बारिश हो जाए, मानसून से अगर पहले बारिश हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्व मानसून के पूर्व, यानी कि मानसून प्री मानसून कह सकते हैं। तो उससे पहले जब बारिश हो जाए तो वो वर्षा आम के लिए ज्यादा लाभदायक होता है, इसीलिए उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। हमारी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, किस विधि का उपयोग
किया जा सकता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहन का उपयोग ना करते हुए चलकर जाना चाहिए। कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है? क्यों बंद कर दिया गया है? तो वे जानवरों को चोट पहुंचाते थे, बिल्कुल गलत। मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ था, इसीलिए दोस्तों बंद कर दिया गया है। संयुक्त वन प्रति संयुक्त वन संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वो हमारा किसके दोस्तों, सहभागी दृष्टिकोण का उदाहरण है। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? सहायक हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए दोस्तों, तो समयोच्चरी के समु यानी कि समुच्च रेखीय जुताई जो है करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मिट्टी का अपरदन कम होगा। देखिए दोस्तों, इसके और कई भी हो सकते हैं। एक पहला तो हमारा क्या हो गया, समउच्च रेखीय जुताई, और इसके अंतर्गत में दोस्तों और कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वनस्पति वनस्पति का लगाना, वनस्पति का मतलब दोस्तों पेड़ पौधे को लगाना, प्लांटेशन करना, क्या करना, प्लांटेशन करना, प्लांटेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाना। और दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों पेड़ काटने से रोकना, पेड़ के कटाव से या जंगल के कटाव से रोकना। तो ये भी हमारा क्या है, मृदा अपरदन को बचा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी के संग्रहण से बचाना, या तो जल निकासी में सुधार करना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस दोस्तों हमारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, इसकी वजह से लोगों को प्रतिवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अधिक संसाधनों के सतत उपयोग सस्टेनेबल यूज की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती है? निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती है? तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारे त्योहारों पर पटाखों का प्रतिबंध नहीं दोस्तों, इससे हमारा प्राकृतिक पटाखों में प्रतिबंध लगा करके उतना ज्यादा सतत उपयोग नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन को अनिवार्य करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मेट्रो और बसों सेवाओं का निर्माण करना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन डैश से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों, नर्मदा, हमने क्या देखा था कि जो सरदार सरोवर बांध है, उस बांध को बचाने के लिए, बांध जब बन रहा था तो उस टाइम से बोला गया था कि अगर बांध को अगर बांधा जाएगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचेगा, यानी कि पेड़ पौधे कटाएगा। और नदी भी यानी कि नदी पे हमारा रुकावट बन जाएगा। बांध अगर बंधा जाएगा तो पानी रुकावट हो जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेन क्या है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। गंगा नदी के आसपास रहने वाले आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते हैं? कैसे भाग ले सकते हैं? तो वो हमारे नदी के किनारों पर खुले में शौच ना करना, तो ये बिल्कुल भाग ले सकते हैं दोस्तों। नदी में मच्छर के लार्वा को खाने वाले मछलियों को डालना, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मछली के लिए कौन उतना डालता है लार्वा, ये गलत है। नदी के किनारों पर उगने वाले पेड़ों को ना काटना, ये काटना और नहीं काटने का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। पीने से पहले पानी को उबालकर केली केलिफॉर्म बैक्टीरिया को नष्ट करना, ये भी नहीं दोस्तों। यानी कि सबसे नमामि गंगे कार्यक्रम किस लिए बनाया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम का मतलब दोस्तों, ये जब लागू किया गया था नमामि गंगे, तो वो नदियों को स्वच्छ प्रदान करने के, यानी गंगा नदी को क्या किया गया था, साफ करने या स्वच्छ रखने के लिए ये नमामि गंगे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो नमामि गंगे हमारा क्या है, स्वच्छता से संबंधित है, नदी में गंदगी फैलाने के खिलाफ संबंधित है। तो नदी के किनारे पर में शौच ना करना, वही क्या होगा, सटीक आंसर हो जाएगा। एकल कृषि के कुछ परिणामों का उल्लेख नीचे किया गया है, इनमें से कौन से एकल कृषि के लाभ हैं? एकल कृषि के लाभ हैं। तो एकल कृषि के लाभ हैं, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बड़े क्षेत्रों की वनस्पति को साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, साफ कर दिया जाता है। तो इससे दोस्तों हमारा एकल कृषि के लिए लाभ नहीं है। ये क्या है, लाभ नहीं है। इससे जैव विविधता को काफी नुकसान होता है। तो ये भी दोस्तों एकल कृषि का लाभ नहीं है। इनके
इनसे उद्योगों के लिए विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है, ये लाभ होता है दोस्तों। इनमें इनसे वन विभाग के कई राजस्व उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। इससे स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, गलत। पूरा किया जा सकता है तभी तो उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बी और डी, सॉरी सी और डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का लक्ष्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, रसायनों के इनपुट को न्यूनतम करना, ये बिल्कुल दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यानी कि लक्ष्य में रखा गया है इसको। क्यों दोस्तों? क्योंकि अधिक से अधिक केमिकल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, बल्कि जैविक का इस्तेमाल करना चाहिए। पर्यावरण स्वास्थ्य को अधिकतम करना, हाँ ये सही है दोस्तों। श्रम और प्रयास को न्यूनतम करना, श्रम और प्रयास को न्यूनतम करने से दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल कृषि का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये लक्ष्य हमारा नहीं है। आर्थिक मूल्य को अधिकतम करना, तो ये भी हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए यानी कि सम्मानित किया जाता है। विश्व जल दिवस डैश को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस डैश को मनाया जाता है, तो वो हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च 1992 से मनाया जाता है। देश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। एक जल संग्रहण प्रणाली है, अगर तो वो कौन सा है हमारा दोस्तों? बंगीम है, सॉरी बंधीम है। क्या है? बंधीम है। नीचे दर्शाई गई जल संग्रहण संरचना की पहचान करें। जल संग्रहण संरचना की पहचान करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है? ये क्या ये वाटर टैंक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कट्टा है क्या? बिल्कुल नहीं। बंधारा है? बिल्कुल नहीं। खादिन पद्धति है? क्या है ये? खादिन पद्धति है। तो यहाँ पे ए नंबर का है क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जीवाश्म ईंधनों का दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बिल्कुल सही, इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है हमारा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता पर रखकर कार्य करें, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन का आसान कार्य है, ये गलत है दोस्तों। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? इको मार्क लोगो क्या है? तो वो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का एक घड़ा है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है? उपयुक्त परिभाषा माना जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन केवल वनों में उपलब्ध है, बिल्कुल गलत दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वो हमारा जल में भी उपलब्ध है, उस अवेलेबल है, थल में भी अवेलेबल है और स्थल में भी अवेलेबल है। प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित है। जब दोस्तों वो प्राकृतिक संसाधन है तो वो मानव निर्मित कैसे हो सकता है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी है, लेकिन मानव द्वारा बनाया नहीं गया, उसे मानव निर्मित नहीं है लेकिन मानव के लिए उपयोगी है। तो ये सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन केवल भूमि पर स्थित है, गलत। हमने क्या बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो जल में भी है, थल में भी है, स्थल में भी है और वायु में भी है। विश्व के अति संवेदनशील देशों के वातावरण की समुत्थान शक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए किस संस्था के प्रत्याशा आत्मसात करना पुनः सांचे में ढालना जैसी पहल की है? तो विश्व व्यापार संगठन ने बिल्कुल नहीं, यूनाइटेड नेशन ने यह पहल की है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? केनिया में है। वो कहाँ पर दोस्तों? केनिया में है। शहरीकरण और भारत में अस्थायी विकास के कारण कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई है, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं है? कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? निर्वनीकरण यानी कि जंगल को पुनः लगाना शामिल है, बिल्कुल गलत। शामिल है ये मतलब यानी कि आंसर नहीं हो सकता। भू अपकर्षण ये भी नहीं हो सकता आंसर। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास ये तो और नहीं होगा। अनियमित मानसून, तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीने योग्य जल का
विसंक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, दुर्गंध हटाने के लिए, दुर्गंध हटाने के लिए, दुर्गंध बिल्कुल नहीं दोस्तों, पानी का कोई दुर्गंध नहीं होता दोस्तों, उसमें जब एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह होता है तब दुर्गंध आता है। जीवाणु, बिल्कुल दोस्तों, पानी में कई प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए, हटाना मतलब विसंक्रमण करना, यानी कि हटाना, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, तो पानी तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, 70% से अधिक भाग में पानी है, लेकिन उसमें से दोस्तों हमारा क्या है, 1 से 2% मात्र ही पानी जो है वो मनुष्य के उपयोग के लायक है, मनुष्य के उपयोग के लायक है, यानी कि 1% से भी कम। सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? अक्टूबर 2016 में बनाया गया था, तो वो हमारा क्या है, अंटार्कटिका है। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि यूएसजीबीसी द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण बिल्कुल नहीं, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, डैश नाम से जानी जाती थी, डैश नाम से जानी जाती थी, तो वो हमारा दोस्तों मछली के नाम से जानी जाती थी। क्या नाम से? मछली के नाम से जानी जाती थी, या इसे दोस्तों बंगाली बाघिन के नाम से जानी जाती थी, बंगाली बाघिन के नाम से भी जानी जाती थी, बंगाली बाघिन। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये करंट अफेयर में पूछा गया होगा। झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार को प्राप्त करताओं में से एक है, में से एक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन थे, हमारे जमुना टुडू थे। कौन थे? जमुना टुडू, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है, रॉक गार्डन का निर्माण करता है, तो वो हमारा कौन है, नेकचंद है। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की है? स्थापना किस संगठन ने की है? तो उसकी स्थापना इस्कॉन संगठन ने की है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कार्बनिक पदार्थ के अवघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को डैश ईंधन कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अपघटन की, पृथ्वी की सतह पर कई सालों या अरबों लाखों सालों से दबा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहलाता है। कहलाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो चारकोल बिल्कुल लकड़ी का कोयला होता है, उसे चारकोल कहते हैं। बायोमास गैस होता है, लकड़ी तो हमारा है ही नहीं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश एटम होता है, यानी कि दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, यानी कि समुद्र तल पर जो पर्यावरणीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है, ये पूछा गया है। तो वो हमारा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, यानी कि 1 एटीएम होता है। डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि और वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्योगों के लिए वृक्ष उगाते हैं, के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, कृषि वानिकी होते हैं, यानी कि प्रक्रिया है वो। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, में मदद करता है? तो वो हमारा क्या है, शेल्टर बेल्ट। वो क्या है, शेल्टर बेल्ट है। जल संरक्षण में जिसका मात्रा का घटना बड़ी एक समस्या है, घटना एक बड़ी समस्या है, तो वो हमारा अवक्षेपण की मात्रा है, नहीं, अफवाह की जल की मात्रा, भूजल की मात्रा, भूजल की मात्रा है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारा दोस्तों साइंस होता है कंप्लीट। साइंस क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप कि आपको साइंस में पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। और इसमें अगर बात करें दोस्तों, आज जो हमने क्लास किया इसमें ज़्यादा कंसेप्ट की बात नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन ही करना था, इसीलिए हमने कंसेप्ट की बात नहीं किया। अगर कंसेप्ट की बात है तो फिजिक्स होता है दोस्तों, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है, जिसमें से कंसेप्ट की बात हमने दोस्तों डिटेल से किया है। तो आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, क्योंकि उसमें दोस्तों डिटेल से हमने एक्सप्लेनेशन के साथ हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ दोस्तों पूरा हमने दोस्तों साइंस को कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, साइंस में फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है दोस्तों, एएलपी का एग्जाम जैसे कि हमारा क्या है नज़दीक में है, तो सबसे पहले हम एएलपी का जितने न्यूमेरिकल होगा दोस्तों सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, डिटेल से करेंगे। जिसमें से दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल के सीरीज में से 2 सीरीज हमने दोस्तों न्यूमेरिकल का कर चुका है। 2 सीरीज में, एक सीरीज में दोस्तों दो दो पार्ट हमने दोस्तों ले चुका है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल का 2 पार्ट ले चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 7 से 8 पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का आएगा, जिसमें पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टॉपिक को दोस्तों हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाया है, एक एक क्वेश्चन उठाया दोस्तों, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल का। तो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और उसमें अभी 2 ही वीडियो है, बाकी मैं उसमें और वीडियो आज से उस पर लग जाता हूँ मैं वीडियो, बाकी न्यूमेरिकल पे ही आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नए हैं तो। और अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों।